हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल यूडी जोन में स्वागत है। इस वक्त हम क्या करें, एक सीरीज चला रहे हैं जो सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज है। उसमें सीबीटी के जो आपको पेपर हुए उनके और जो उससे पहले भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर के, उनके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो मेरी सीरीज 1 आई है जिसमें मैंने क्या करा है, आपके पेपर 1 की जो बाल विकास है उस पर बात करिए। आज हम पेपर 2 पे जो है उनका उसके बाल विकास के बारे में बात करेंगे। और इसी प्रकार से हम ईवीएस को, आपकी मैथ को, आपकी हिंदी, इंग्लिश और आपकी एसएसटी के बारे में सारे बात करेंगे। और दूसरी जगह आप जाके पेडागोजी की जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बाल विकास के सीडीपी के सारे टॉपिक्स 11 टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट करवाए मैंने, आप उनको जाके वीडियो देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका रिवीजन चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, चलो ये सीरीज भी, ये दूसरी सीरीज है। पहली पार्ट आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, जिन बच्चों ने पहला पार्ट देख लिया वो सेकंड पार्ट देख लेना, और जिन्होंने सेकंड देख लिया वो पहला देख लेना। मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लंबी ना हो इसलिए। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। हाँ, सही / सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को समक्ष बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि शिक्षार्थी है उसके अवधारणाओं में परिवर्तन लाने हेतु एक टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार देना मैंने आपको बताया था गलत है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप खुद ही पता लगा लोगे उसका राइट आंसर क्या है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हितोत्साहित वर्ड गलत होता है, प्रोत्साहित होता है आपका राइट वाला। ठीक है, चाहिए कि वे शिक्षिका को चुने और उसका अनुपालन करें। ठीक है, व्याख्या के रूप में वाक्य प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक टीचर स्टूडेंट के साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा, व्याख्या देना नहीं चाहेगा, जब तक उनके बीच क्या नहीं होगा, अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में दिए गए व्याख्यान स्पष्ट हो, जिसे विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थियों का संबंध भी सहज हो, ताकि विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न शंका का समाधान किया जा सके और शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी स्वयं को सहज अनुभव करा सके। ठीक है, यही बात है कि अगर हम अपनी कक्षा में टीचर और स्टूडेंट के बीच वाद विवाद या चर्चा चलेगी और वो एक दूसरे के बीच कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनके भी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो इसका राइट आंसर हमारा डी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा के संदर्भ में संक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। याद करना। ठीक है, याद करना हमारा गलत रहेगा। हमेशा अगर किसी भी चीज में रूट मेथड आएगा तो हमारा वो राइट आंसर नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले सीरीज में बताया। मैं ऐसे आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप तुक्का ही मारोगे या आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर कौन सा है। और मैं एक ऐसी सीरीज भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे राइट आंसर है और ये सारे गलत। ठीक है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना भी हमेशा गलत होता है। ठीक है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना बिल्कुल ठीक। अगर हम चाहते हैं कि सक्रियाबद्धता का अर्थ होता है कि भाई किसी भी चीज को बारे में पूछना या वाद विवाद करना, तो इसका राइट आंसर 4th है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना गलत होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तत्परता बनी रहती है तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होते रहें। सक्रियता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ओके, तीसरा क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधियों में भाग लेते हैं।
कौन सी गतिविधियां हैं जिसमें बच्चे भाग लेंगे तो जिससे सृजनशील होंगे। ठीक है, पहला, शिक्षक की डांट से बचने के लिए गलत। शिक्षक डांटना मारना ये सब सारे नेगेटिव होते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दबाव आना भी गलत होता है। अपनी रुचि से, ठीक है, जब भी बच्चा अपनी रुचि दिखाएगा किसी काम को लेकर वो हमेशा उसका पॉजिटिव वे होगा। ठीक है, पुरस्कार के लिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। देखते हैं। ठीक है, सृजनशीलता का तात्पर्य है नवीन विचार वस्तु, अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशील कहलाता है। बच्चे में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप का भ्रा प्रेरणा से नहीं पैदा की जा सकती। सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्ति रुचि से उत्पन्न होती है। ठीक है, अतः बच्चा तब सर्वाधिक सृजनशील होगा जब वह अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेगा। ओके, कहने का मतलब यह है कि जो भी भ्रम शक्तियां होती हैं उनके दबाव में ना आकर जब बच्चा खुद अपनी किसी चीज में रुचि दिखाएगा तो वो उसकी सृजनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका आंसर सब गलत कर आते हैं, इसका बाधा कर आते हैं, जबकि इसका राइट आंसर संसाधन है। क्योंकि ये एक तरीके का सोर्स है कि हम अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ एक कमरे में अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। अगर सपोज मानो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और किसी की मराठी है, तो अलग अलग बच्चे, अलग अलग भाषा लैंग्वेज के बच्चे अगर एक कक्षा में पढ़ रहे हैं और टीचर को 2 या 3 लैंग्वेज आती है तो वो अपने हिसाब से एक टॉपिक को सबके बीच में रख सकता है। भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती है, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के मध्य से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के मध्य से समझाया जा सकता है। ओके, जैसे मैंने बताया था आपको। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ये भी बच्चे गलत कर जाते हैं, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, ओके, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अच्छे अवसर गलत है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता से सूचक करना, ये भी गलत है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो उनकी गलतियां है ना, जो बच्चों की जो गलतियां हैं, स्टूडेंट की जो गलतियां है ना, वो हमें अवसर देती हैं टीचरों को, क्या कि उनके चिंतन को समझने की। ठीक है, अगर कोई इंसान या कोई बच्चा गलती कर रहा है तो गलती इसलिए कर रहा है कि उसे वो टॉपिक क्लियर नहीं है। ओके, इसलिए वो गलती कर रहा है। कठोरता से निपटने, ये तो गलत ही होगा, कठोरता जहाँ आ जाता है वो गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा सही दिशा व निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करते हैं। वही है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। डैश के विचार से बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता मैंने बताया आपको किसने बोला है, तथा नन्हे वैज्ञानिक, ये भी मैंने आपको बताया जीन पियाजे के टॉपिक में, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जीन पियाजे के टॉपिक में मैंने बताया कि जीन पियाजे जी कहते हैं कि नन्हे वैज्ञानिक और ज्ञान निर्माता। ओके, तो इसमें जीन पियाजे कहाँ, ये रहा। ओके, जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमण या प्रचारित करने वाला प्राणी, एक्टिव एंड फॉर्मेटिव इन प्रोग्रेसिव बीइंग, स्वीकार किया है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये मैंने जिन पियाजे के टॉपिक में करवाया मेरी पहली वीडियो में, आपके अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो जिन पियाजे पे डाली थी, जिसपे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान तथा अनुकरण करने की भी कहना, ये गलत है। ठीक है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, और एक सेकंड, गलत,
बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जब भी महत्व देना आएगा, ठीक है, और अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति होता है कि जब भी हम अपनी विचारों को प्रकट करते हैं, मतलब उसको स्वतंत्रता दी जा रही है अपने विचारों को प्रकट करने की, और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना गलत होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं, वहाँ अपने विचारों की बात हो रही है, बाल केंद्रीय शिक्षा के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे की जब अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देगा ना, तो यहाँ सक्रिय भी मतलब एक्टिव, तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं, महत्व देना हमेशा पॉजिटिव होगा, और सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय वर्ड भी हमेशा, अगर निष्क्रिय हो जाता तो गलत हो जाता, और फिर इसका राइट आंसर फोर्थ होता। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो आपको ये टॉपिक कितना हेल्पफुल लगा, या आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ला सकूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगा। जब सपोर्ट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं आपको फिर जानते हो कि वीडियो कैसे बना डालूंगा मैं, ठीक है। सी टॉपिक, इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो, ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सके तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव करे, ताकि कक्षा कक्ष की गतिविधियों में रुचि पूर्वक भाग ले तथा अपनी अभिव्यक्ति का वर्णन कर सके। ओके, ये इसलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपको इसके बारे में भी पता लग जाए और टॉपिक और तरीके से क्लियर हो जाए, अगर वो हमने कोई छोड़ दिया हो तो। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा दे, प्रतियोगिता वर्ड हमेशा गलत होता है, आप हमेशा याद रखना कि प्रतियोगिता या पुरस्कार देना बच्चों के लिए ये गलत होता है। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चा अपने आप निर्वाह कर सके, ये भी गलत है। उस पर एक भाषण देकर, ये ठीक हो सकता है अगर हम पहले चौथा पढ़ेंगे। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशक लिखकर, ठीक है, डी वर्ड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियों या समस्या उत्पन्न हो जाए पर शिक्षक उसमें मार्गदर्शन कर सकता है। मतलब एक जटिल समस्या है, उसमें क्या करना है, उसमें उस परिस्थिति को निपटने के लिए, अगर एक समझ लो एक बहुत बड़ा कार्य है, उसको छोटी छोटी इकाई में अगर हम बांट दें तो वो कार्य आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये बात चल रही है कि कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखा जाए। ओके, तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समाधान में छात्रों को कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देशन दे सकता है, क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्य को आसानी से कर सकते हैं तथा अतः कार्य पूर्ण हो जाएगा। आगे, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा अगर उसने जो ज्ञान लिया है ना, उस ज्ञान को या उस नॉलेज को उसी रूप में प्रस्तुत कर दे जैसा कि उसने लिया है, तो वो क्या दर्शा रहा है, अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन के लिए सरल होगा, गलत। एक प्रभावी आकलन व्यक्त करता है, ये भी गलत है। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो करते हो पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, गलत है। जबकि कोई भी चीज़, अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप इसी टॉपिक को, सेम लाइन को इसी तरीके से नहीं बता सकते। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक आधा गिलास पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इतना पानी भरा हुआ है, तो अगर हम किसी बच्चों से पूछेंगे कि ये गिलास में क्या है, तो वो बोलेगा कि गिलास आधा भरा है, और जबकि किसी दूसरे से पूछेंगे तो बोलेगा गिलास आधा खाली है। क्योंकि हर चीज़ की, हर सेंटेंस की, हर वर्ड की, हर सेंटेंस के मिलने के बाद उसकी वैल्यू, उसका मीनिंग सब बदल जाता है, ठीक है। यह परिस्थिति समस्यात्मक है कि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभवों के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को जो पुनः उत्पादित नहीं कर सकता। ज्ञान को जो का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, ठीक है। यही मैं आपको बोलने वाला था, क्योंकि ये जैसे कि ऊपर बात हो रही थी, अच्छा है, अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर जो का त्यों उतार रहा है वो, तो वो रटना है, तो रटना हमारा गलत है, तो ये राइट आंसर जितने भी थे ये तो गलत ही हो गए। ओके,
प्रवृत्ति को बढ़ाता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्धता हो जाती है, मतलब जिससे क्या होता है, मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। 10वां क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्याओं पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का क्रम बेहतर होता है, स्थिर रहता है, समान रहता है, अवनत होता है। तो बेहतर होता है। जब भी हम किसी भी समस्याओं के बारे में अवसर देते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, ठीक है, समस्याओं पर चर्चा करना है समूह में, तो भाई इससे हम बेहतर होंगे। ठीक है, तब उसके सीखने में वक्र बेहतर होता है। वक्र मतलब होता है कर्व, जो उसका सीखने की जो लाइन है। ठीक है, मतलब एक ग्राफ के तौर पे। ठीक है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचार से परिपक्व होते हैं या परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, ये हमें सबको पता है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके का। अव्यवस्थित तो गलत ही होगा। ठीक है, एडी से चोटी तक अप्रत्याशित, ये भी गलत है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से कहने का मतलब यह है कि जो विकास होता है, जैसे ये एक सेकंड, एक 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 ये बच्चा है और एक ये दूसरा बच्चा है। तो इसमें जो विकास हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है, मगर एक इसमें विकास अलग तरीके से हो रहा है। मगर ये पहले ये शैशवावस्था रहेगा, फिर बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था, तो ये भी इसी तरीके से बढ़ेगा। तो ये क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके की बात हो रही है यहाँ पर। ये मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होती है। यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है। 12वां क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है, और समाप्त होता है, मगर ये मृत्यु के बाद समाप्त होता है, तो ये गलत हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, बिल्कुल सही। बी, विकास एकल आयाम है, नहीं, विकास बहुआयाम है। विकास पृथक, विकास अलग नहीं है, विकास समृद्धि के साथ है विकास। ठीक है, तो विकास पृथक नहीं है, ठीक है, एकीकृत है। ठीक है, अलग नहीं है, एकीकृत है, सभी को लेके चलता है विकास, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है, याद रखना इस बात को। 13वां क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण। ठीक है, जहां भी वातावरण आएगा तो भिन्नता का कारण वातावरण और माने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होगा। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, तो अलग हो नहीं सकता। जन्मजात विशेषताओं के कारण ये तो हो ही नहीं सकता, जन्मजात तो कभी हो ही नहीं सकती। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रियाओं के कारण, बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्तियों को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी है। व्यक्तियों के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उनके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकास होने के लिए क्षमताएं प्रदान करते हैं, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निर्वाह करता है, कम महत्वपूर्ण, गलत है। ठीक है, समाजीकरण मैंने टॉपिक करवा दिया आपको, सोशलाइजेशन। ठीक है, रोमांचकारी ये भी नहीं होगा। गौण मतलब और ये मुख्य, तो मुख्य इसका राइट आंसर है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाते हैं परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होते हैं तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
तथा सामाजिक समायोजन की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने आपके 14 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप टेलीग्राम पे मुझे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम पे जुड़कर सारे PDF ले सकते हो फ्री में, जो भी मैंने आपके 11 टॉपिक आपके CDP के करवाए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ठीक है, मूर्त, ये हमारा किसमें है? जिन प्याजे में। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकृत करने योग्य है, बिल्कुल सही है। तो पहला ही सही है, तो बाकी तो सारे गलत हो गए। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर्म, ये तो गलत है। ठीक है, शैशवावस्था तर्क का अनुक्रम, ये भी गलत है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, ये भी गलत है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों को इसको शॉर्ट में चाहिए, तो यहाँ से इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहता है इसमें। जिन प्याजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्था में बांट दिया, जो निम्न है। पहला गामक अवस्था, ठीक है, जो सेंसिस मोटर कहते हैं, यह 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाने लगता है। ठीक है, दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक क्यों और क्या कैसे के प्रश्न पूछने लगता है। प्याजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था बताया है। तीसरा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है, बाल बौद्धिक संक्रिय गुणा जोड़ घटा भाग आदि के अंतर्गत साधारण वर्गीकरण करने लगता है। ठीक है, चौथा है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है। इस समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमताओं को शामिल करने लगता है और आमूर्त चिंतन भी करने लगता है। जो चीजें उसको दिखाई नहीं देती उन चीजों के बारे में सोचने लगता है, और यहाँ मूर्त चिंतन करने लगता है, कॉन्क्रीट जो चीजों को वो टच कर सकता है। ये टॉपिक मेरा पहली वीडियो पे मैंने बनाया है, मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, जिन प्याजे के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये कार्यकारिणी को दर्शा रही है। कोई भी चीज हो रही है किसी चीज को लेके तो कार्यकारिणी है, फिर मैं करवाता हूँ। ये भी मैंने आपको शायद एग्जाम्पल पेपर से उसमें मैंने क्लियर कराया है आपको, जिन प्याजे वाले में शायद मैंने। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कार्यकारिणी को प्रदर्शित करती है। किसी अन्य वस्तु के उपस्थित में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्यकारिणी संबंधित कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्यकारिणी की समझ को प्रदर्शित करती है। आगे, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन व्यासु से डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के, ये मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने टॉपिक जिन प्याजे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, प्रकार और मात्रा इसका राइट आंसर है। कहने का मतलब ये कहते हैं, जिन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मगर मात्रा उनकी सेम होती है। कहने मतलब जो बड़े सोचते हैं और जो छोटे सोचते हैं ना, वो उनका जो प्रकार है वो अलग है, मगर उनकी जो सोचने की जो मात्रा है वो सेम है। जिन प्याजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए, कि जिन प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, उनको मात्रा ना कि मात्रा में, मतलब मात्रा सेम रहती है, प्रकार भिन्न होता है। जैसा बच्चे सोच रहे हो और जैसा आप सोच रहे हो, तो वो जो प्रकार है ना वो अलग है, जबकि मात्रा उनकी भी सेम है। प्लीज पहली वीडियो देख लेना आप लोग जिन प्याजे की, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ठीक है, आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ठीक है, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को दबाव दे के बिना स्पष्ट करना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो उपहार देना गलत हो गया। ठीक है, अनुबंध, एक सेकंड, ये कह रहा है कि कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता होती है किसी भी चीज को प्रेरणा करना।
ठीक है, तो प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्ट करना, ये गलत है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना या अनुबंधन और संकेत देने तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, 19वां क्वेश्चन, वाइगॉस के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए कि डी आंसर इज द राइट आंसर, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर संबंध करके, क्योंकि बड़े और छोटों के साथ पूरी तरीके से संबंध करके बच्चा सीखता है। ये मैंने आपको करवा दिया वाइगॉस की थ्योरी में। ठीक है, वाइगॉस का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। ठीक है, पहला सामाजिक कारण तथा दूसरी भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चे का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर किए गया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। एक सेकंड, कॉलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया, कौन सा, संज्ञानात्मक विकास के चरण, गलत। शारीरिक विकास के चरण, नहीं। संवेदनात्मक विकास के चरण, नहीं। इसने कॉलबर्ग ने किया है नैतिक विकास। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। बाल केंद्रित, ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, कौन सी है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देते हैं और शिक्षार्थियों से उन्हें जहां भी याद करने का आ गया वो गलत है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिस पर निर्भर शिक्षक होते हैं। पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, एकमात्र ओनली या एकमात्र आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं, राइट आंसर, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ये होता है कि जब समूह में सारे पढ़ रहे हों और शिक्षिका जो है उन पे नजर रख रही है या बारी बारी से उनके प्रत्येक समूह में जा रही हैं। ठीक है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए वाले पुरस्कार दंड, ये गलत हो गया, पुरस्कार दंड आ गया यहाँ पर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे पता चलता है कि शिक्षा बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित। ओके, ये मैंने आपको बुद्धि है या बुद्धि क्या है या बुद्धि है, मैंने आपको बुद्धि वाले टॉपिक में करवाया है। एकल एवं जातीय विचार नहीं, एक विशिष्ट योग्यता नहीं, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता नहीं, समाधियों का एक समुच्चय, ये इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ठीक है, अति संवेदनशील, इसका राइट आंसर सी है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि छोटे से टॉपिक हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है, मतलब मेमोरी में याद रहती है, जो लंबे समय तक याद रहती हैं। अतः, अब ये मत बोला यहाँ पे याद आ रहा तो ये गलत है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यान पूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। ओके, योग्यता याद को लेके सीरियस मत होना, कहीं कमेंट कर दो आप लोग। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षिका यह कह रही है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी करता है। एक सेकंड, आंसर नहीं, ठीक है,
जाति भेदभाव का परिचय करता है, ये भी राइट हो सकता है। ठीक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, नहीं, अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं लड़के बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, तो ये तो नहीं होगा। लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्वता को उधार, ये भी गलत है। ठीक है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणाओं को प्रकट करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है, ए भी गलत है। ठीक है। आकलन, बच्चों को लेबल करना या नाम देना और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति। ठीक है। आकलन करना, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, इसका बी इसका राइट आंसर है। ओके। सीखने की अब यहाँ पर आकलन की बात हुई है, इसलिए प्रतियोगितात्मक भावना की बात हुई है। ठीक है। और प्रतियोगिता भावना की आइए, आपने कहीं बोलो कि प्रतियोगितात्मक जो भी आएगा, प्रतियोगिता आएगी तो वो नेगेटिव है, मगर यहाँ पर आकलन की बात हुई है, मेजरमेंट, ठीक है, असेसमेंट की बात हुई है, तो और यहाँ पे सक्रिय भी आ रहा है। ओके। तो किसी किसी चीज़ों में ट्रिक लगती है, मगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि उस लेवल पर कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। ओके। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव दबाव नहीं हो सकता। सीखने में सुधार का एक तरीका है, नहीं, क्योंकि आकलन कर रहे हैं यहाँ पर, उनको प्रैक्टिस नहीं करा रहे किसी चीज़ की जो सीखेंगे वो। ठीक है। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्ण करता है? ठीक है। पहला, यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जा सकता है, गलत है। ठीक है। समावेश का मतलब होता है एक साथ सबको लेके चलना मेन स्ट्रीम में। ओके। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी गलत है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया जाए। एनसीएफ भी यही कहता है, हमारा सी इसका राइट आंसर है। समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तनाव समाहित हो सकते हैं। कक्षा की शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। 27वां, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखने का कार्य दे, गलत है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाया जाए, ये भी गलत है। वर्गीकरण करना गलत है। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत है। वंचित वर्गों को अलग करना ही एक तरीके का गलत है। उन्हें उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे जब भी तो उनके बारे में सीखेंगे, वंचित वर्ग के बारे में। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की समस्या यह होती है कि वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन नहीं स्थापित कर पाते, मतलब उनमें मिल नहीं पाते, घुल नहीं पाते। अतः शिक्षक को इस समस्याओं का समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधियां, खेल, परिचर्चा, वाद विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके। थर्ड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यताओं की पहचान करता है? ठीक है। मनोभाव का जल्दी बदलना, मूड चेंजिंग, नहीं। ठीक है। अपमानजनक व्यवहार, नहीं। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है अधिगम निर्योग्यता। ठीक है। निर्योग्यता होती है जो किसी भी शब्द को नहीं समझ पाते, ठीक है, या नहीं बोल पाते या कर पाते। ठीक है। शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना और शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम निर्योग्यता। याद रखोगे आप सब। ठीक है। सेकेंड लास्ट, और आपका सीडीपी का ये वाला सीरीज भी पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालयों में डाला जाए।
ओके, ये तो नहीं हो सकता डालने का, वो नियमित विद्यालय में क्यों डाला जाए, जबकि नियमित विद्यालय में रखना चाहिए उसे। ओके, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि वह उसे किसी काम नहीं, वो क्योंकि वो वह कह रहे हैं कि वो उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके कोई काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्था में डाल देने की आवश्यकता है, ये भी गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है, इसका डी इसका राइट आंसर है। दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को विशेष स्कूल में दाखिला देने की जरूरत नहीं होती, बस उसके लिए विशेष प्रावधान कर देना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, लास्ट, सीखना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है। तो सीखना क्या है, सीखना जो सीखना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, जबकि गलत है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, सीखना जो है सीखने वालों के अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं जो सीखना चाहता हूँ, अगर मैं सीखना नहीं चाहूँगा ना तो मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, मुझे सीखना है। अगर आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो तो मैं मुझे सीखने की नीड होनी चाहिए, मुझे वो भूख होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने की। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। संवेगों में शिक्षण संवेदना नहीं होती, गलत है। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र होता है, ये भी गलत है। डी इसका राइट आंसर है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ओके, सीखना वह क्रिया होती है जिससे बच्चे के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया, ठीक है, अधिगम करता सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वालों के रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। ठीक है, ओके, ये मैंने आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए ये टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं, ये 30 तो कराए, मगर इसके अंदर की डिटेल्स मैंने इतनी आपको दे दी है कि आप उससे कुछ सीखोगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सीरीज सॉल्व करने से ये होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये मैंने आपका दूसरा पार्ट, सीरीज का दूसरा पार्ट मैंने कवर करा दिया। अब मैं आपसे मिलूंगा एक ऐसी सीरीज में, मैं आपके साथ के साथ ईवीएस और इन सबके भी नोट्स बना रहा हूँ ताकि वो भी मैं आपके साथ लेकर आ जाऊँ। ठीक है, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए कौन सी सीरीज लेकर आऊँ, या आप किसके लिए कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो वीडियो, आप मुझे बताना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ, नए जज्बे के साथ। बाय, टेक केयर।